एमसीक्यू का सही उत्तर कैसे दें? एमसीक्यू परीक्षण में समय का कड़ा बंधन है, इसलिए किसी प्रश्न पर लंबा समय बर्बाद न करें। यदि सुनिश्चित नहीं है तो उसे छोड़ दें और बाद में कोशिश करें। हालांकि कुछ टेस्ट में प्रश्न छोड़कर वापस आना संभव नहीं होता। प्रत्येक प्रश्न का तुरंत निर्णय लेना होता है। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और प्रश्न के आशय को समझें। प्रश्न में कभी कोई समस्या पूछी जाती है तो कभी ब्लैंक्स को भरना होता है। कभी कभी प्रश्न गलत उत्तर का चयन करने के लिए कहता है। ऐसे मामले में गलत कथन सही उत्तर है, गलत सही है या सही गलत है। ऐसे नकारात्मक प्रश्न परीक्षार्थियों के लिए भ्रामक हैं। नकारात्मक प्रश्नों से बहुत सावधान रहें। अक्सर लंबे विकल्प सही होते हैं, हमेशा नहीं, क्योंकि परीक्षक यह सुनिश्चित करना चाहता है कि सही विकल्प स्पष्ट है। तो लंबे विकल्पों को अच्छी तरह पढ़ें। कभी कभी विकल्प मिलते जुलते से लगते हैं, लेकिन एक विकल्प प्रश्न के इरादे के सबसे करीब है, यही सही विकल्प है। ऐसे मामले में सही विकल्प की पहचान करना थोड़ा मुश्किल होता है। डरो मत, आत्मविश्वास रखो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किस तारीख को लागू हुआ? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1 सितंबर 1872 से लागू हुआ। विकल्प ए, बी और डी सही नहीं है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 25 अप्रैल 1872 में इनैक्टेड हुआ और उसके बाद में वो 1 सितंबर 1872 से लागू हुआ। अतः विकल्प सी सही उत्तर है। अनुबंध का क्या अर्थ है? कानून द्वारा लागू करने योग्य एक समझौता अनुबंध कहलाता है। जब कोई समझौता देश के कानून के अनुसार वैध होता है और कानूनी रूप से लागू करने योग्य होता है तो यह एक अनुबंध बन जाता है। विकल्प ए, बी और डी सही नहीं है। कंट्रैक्ट का मतलब है एक एग्रीमेंट जो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ के तहत वो इन्फोर्सिएबल होना चाहिए। सिर्फ प्रॉमिस में और कंसिडरेशन होने से ही कंट्रैक्ट हो जाएगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। एग्रीमेंट हो जाने से ही दो पार्टी में अगर एग्रीमेंट है तो भी ज़रूरी नहीं है अगर वो इन्फोर्सिएबल नहीं है। कानूनी रूप से इन्फोर्सिएबल होना ज़रूरी है। अतः विकल्प सी सही है। कौन से तत्व वैध अनुबंध के लिए आवश्यक है? एक अनुबंध में कुछ वैध प्रतिफल शामिल होना चाहिए। एक प्रतिफल पर्याप्त नहीं भी हो सकता है। भले ही प्रस्ताव और स्वीकृति कागज में न लिखी गई हो, फिर भी अनुबंध वैध हो सकता है। विकल्प ए, सी और डी सही नहीं है। कंट्रैक्ट के लिए नॉर्मली कंसिडरेशन जरूरी है, लेकिन एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन कोई होना एसेंशियल नहीं है। कंसिडरेशन एडिक्वेट होगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन लॉफुल कंसिडरेशन होना होगा। और एग्रीमेंट राइटिंग में होना कोई ज़रूरी नहीं। वर्बल एग्रीमेंट भी कंट्रैक्ट के हो सकता है। और ऑफर एक्सेप्टेंस भी राइटिंग में होगा ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं, वर्बल भी हो सकता है। अतः विकल्प बी सही है। ए और बी एक दूसरे से शादी करने का वादा करते हैं, क्या यह एक वैध अनुबंध है? ए और बी ने एक दूसरे से शादी करने का वादा किया है, मतलब वह उनके बीच कानूनी संबंध बनाने का इरादा रखते हैं, इसलिए ए और बी के बीच एक वैध अनुबंध है। विकल्प ए, सी और डी सही नहीं है। ए और बी दो पार्टी अगर आपस में शादी के लिए तैयार है, अगर वो लीगली वैलिड है तो वो एक कंट्रैक्ट होगा, क्योंकि वो एक लीगल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। यह कोई वॉइडेबल कंट्रैक्ट नहीं है। ऐसा नहीं कि ए या बी के अंदर कोई भी जो चाहे उस कंट्रैक्ट को नहीं छोड़ सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, जो कि वॉइडेबल कंट्रैक्ट में होता है, वैसा नहीं। इट्स ए वैलिड कंट्रैक्ट। अतः विकल्प बी सही है।
एक निष्पादित अनुबंध क्या है? जब दोनों पक्षों ने अनुबंध के अपने अपने वादे पूरे कर दिए हैं और किसी भी पक्ष द्वारा कुछ भी किया जाना बाकी नहीं है, तो इसे निष्पादित अनुबंध कहा जाता है। विकल्प ए, बी और डी सही नहीं है। एग्जीक्यूटेड कंट्रैक्ट मतलब जिसका परफॉर्मेंस कंप्लीट हो गया, दोनों पार्टी अपनी अपनी जिम्मेदारी जो थी वो काम कर लिए, कंट्रैक्ट परफॉर्म हो गया जैसा कि होना था। अतः विकल्प सी सही उत्तर है। लिखित या मौखिक के अनुबंध को क्या कहा जाता है? जिन अनुबंधों में शर्त निर्दिष्ट की जाती है उन्हें एक्सप्रेस अनुबंध कहा जाता है। यह लिखित या मौखिक हो सकता है। विकल्प ए, सी और डी सही नहीं है। अगर कंट्रैक्ट में टर्म्स साफ साफ बताया गया है, वो चाहे रिटन हो या स्पोकन हो, तो वो एक्सप्रेस कंट्रैक्ट है। इम्प्लाइड कंट्रैक्ट में कोई अपना बता नहीं रहा है, वो समझना पड़ता है कि हाँ ये कंट्रैक्ट बन गया। फॉर्मल कंट्रैक्ट भी कोई कंट्रैक्ट नहीं है उसे, और कंट्रैक्ट अंडर सील भी नहीं कहा जाता, क्योंकि स्पोकन कंट्रैक्ट कंट्रैक्ट अंडर सील नहीं होता। अतः विकल्प बी सही है। पी क्यू को 1 लाख रुपए देने के लिए वादा करता है। यदि क्यू आकाश से एक तारा पृथ्वी पर लाता है, ऐसे वादे को क्या कहा जाता है? यहाँ अनुबंध की शर्तें अवास्तविक है और निष्पादित करना असंभव है, तो यह एक वॉइड एग्रीमेंट है। विकल्प ए, सी और डी सही नहीं है। जहाँ कोई कंट्रैक्ट ऐसा हो, उसका वादा ऐसा हो जो कि इम्पॉसिबल है, परफॉर्म कर नहीं सकता, तो वो कंट्रैक्ट वॉइड है। वो कंट्रैक्ट तो है ही नहीं, वो एग्रीमेंट भी वॉइड है, वो इन्फोर्सिबल नहीं है, क्योंकि उसे परफॉर्म ही नहीं किया जाता है। तो एग्रीमेंट करके होगा क्या, फ़ायदा क्या है, उसका मकसद क्या है उस एग्रीमेंट का? तो ऐसा एग्रीमेंट वैलिड कंट्रैक्ट नहीं है, वॉइडेबल भी नहीं है। कोई दोनों ऐसा नहीं कि वो एक जना इन्फोर्स करेगा और एक जना नहीं करेगा, और इन्फोर्सेबल कंट्रैक्ट भी नहीं है। अतः विकल्प बी सही है। एक्स जेड को 5 लाख रुपये देने का वादा करता है यदि जेड उसकी मृत पत्नी को जीवित कर सकता है। ऐसे वादे को क्या कहा जाता है? चूंकि इस अनुबंध की शर्तें अवास्तविक है और निष्पादित करना असंभव है, यह एक वॉइड एग्रीमेंट है। विकल्प ए, सी और डी सही नहीं है। जो पार्टी के अंदर अगर ऐसा एग्रीमेंट हो कि जो कि परफॉर्म नहीं किया जा सकता, असंभव सा कोई काम करने के लिए कंट्रैक्ट है, तो वो कंट्रैक्ट वॉइड है, वो वैलिड नहीं है, वॉइडेबल भी नहीं है। वॉइडेबल मतलब जो कोई एक पार्टी उसे इन्फोर्स कर सकता है, दूसरा नहीं, और अनएनफोर्सिएबल भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो वॉइड है पूरा, तो उसको इसका इन्फोर्सिएबिलिटी की कोई क्वेश्चन ही नहीं है। वो इन्फोर्सिएबल है या अनएनफोर्सिएबल है, वो क्वेश्चन आता है पहले कंट्रैक्ट वैलिड हो तब। अतः विकल्प बी सही उत्तर है। ए ने बी को अपने बेटे की शादी के लिए आमंत्रित किया। बी आमंत्रण स्वीकार करता है। यह एक वैध एग्रीमेंट है, लेकिन वैध कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों? निमंत्रण सिर्फ एक एग्रीमेंट है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। निमंत्रण द्वारा पार्टियों के बीच कानूनी संबंध बनाने का इरादा नहीं है। विकल्प ए, सी और डी सही नहीं है। एक जन अगर दूसरे जन को अपने वेडिंग में इनवाइट करता है, तो ये एक सोशल एग्रीमेंट है, ये कंट्रैक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कोई लीगल रिलेशनशिप करने की कोई इरादा नहीं है, इसलिए ये कंट्रैक्ट नहीं है। ऐसे कंट्रैक्ट में कंसिडरेशन का कोई बात नहीं होता है, रिटन डॉक्यूमेंट का भी बात नहीं होता है, कोई एक्सेप्टेंस का भी बात नहीं होता है। ऐसा एग्रीमेंट कंट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का कोई किसी पार्टी को भी कोई इंटेंशन नहीं है। इसे सोशल एग्रीमेंट कहा जाता है। अतः विकल्प बी सही है। कानून द्वारा लागू करने योग्य समझौते को क्या कहा जाता है? कानून द्वारा
लागू करने योग्य एक समझौते को अनुबंध कहा जाता है। विकल्प ए, बी और डी सही नहीं है। एक एग्रीमेंट मतलब जो एक वैलिड ऑफर और वैलिड एक्सेप्टेंस द्वारा तैयार होता है, उसे वो है एग्रीमेंट। वो एग्रीमेंट अगर लीगली इन्फोर्सिएबल हो तो वो कंट्रैक्ट बन जाता है। वो ऑफर सिर्फ नहीं है, ऑफर के बाद तो एक्सेप्टेंस हो गया और प्रॉमिस भी नहीं है, ये कंट्रैक्ट है, ये कोई ऑब्लिगेशन भी नहीं है, ये कंट्रैक्ट है। कंट्रैक्ट के अनुसार अपनी अपनी ऑब्लिगेशन और ड्यूटी होती है। अतः विकल्प सी सही है। अनुबंध का अर्थ क्या है? अनुबंध कानून द्वारा लागू करने योग्य एक समझौता है। विकल्प ए, बी और डी गलत है। कंट्रैक्ट का मतलब एक एग्रीमेंट मतलब जो वैलिड ऑफर और वैलिड एक्सेप्टेंस दे के थ्रू से जो एग्रीमेंट बना है, वो एग्रीमेंट अगर इन्फोर्सिएबल बाय लॉ है तो वो कंट्रैक्ट है। सिर्फ एक प्रॉमिस जिसमें कंसिडरेशन है वो कंट्रैक्ट नहीं भी हो सकता है। एक एग्रीमेंट कंट्रैक्ट नहीं भी हो सकता है अगर वो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ ना हो तो। अतः विकल्प सी सही है। एम एन को एक रेस्तरां में डिनर के लिए आमंत्रित करता है और एन निमंत्रण स्वीकार करता है। नियत तिथि पर एन वहां जाता है लेकिन एम उपस्थित नहीं होता है। इस मामले में कौन क्या एक्शन ले सकता है? डिनर निमंत्रण एम और एन के बीच कानूनी संबंध बनाने का इरादा नहीं है। इससे कोई अनुबंध नहीं बनता और न ही उनमें से कोई एक दूसरे के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता है। विकल्प ए, सी और डी गलत है। एक ने डिनर में दूसरे को इनवाइट किया और उसने इनविटेशन एक्सेप्ट भी कर लिया, तो एक्सेप्ट करने से एक एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। लेकिन ये एग्रीमेंट कोई कंट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि इस एग्रीमेंट में कोई लीगल रिलेशनशिप करने की कोई बात नहीं है। तो ये एग्रीमेंट में कोई इन्फोर्सिएबल नहीं है लीगली, इसलिए एक दूसरे को कोई भी सू नहीं कर सकता है। कोई भी नुकसान हुआ है उसके लिए भी कोई केस नहीं कर सकता, कोई कंपेंसेशन भी डिमांड नहीं कर सकता। अतः विकल्प बी सही है। एक वैध अनुबंध का अनिवार्य तत्व क्या है? अतः विकल्प डी सही उत्तर है। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना जरूरी है और कंसिडरेशन भी जरूरी है। कोई कंसिडरेशन तो रहेगा ही नॉर्मली, और दोनों पार्टी कॉम्पिटेंट होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो ये तीनों चीज़ एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने के लिए जरूरी है। अतः विकल्प डी सही उत्तर है। द्विपक्षीय अनुबंध क्या है? एक द्विपक्षीय अनुबंध में दोनों पक्षों ने अभी तक अपने दायित्वों को पूरा नहीं किया है। विकल्प ए, बी और डी गलत है। बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट वो है जिसमें दोनों पार्टी का किसी ने भी अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की है, मतलब दोनों को ही कुछ ना कुछ करना बाकी है। कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के अनुसार उनकी जो जिम्मेदारी है वो करना बाकी है। अतः विकल्प सी सही है। एक पक्षीय अनुबंध जिसमें केवल एक पक्ष बंधा होता है उसे और क्या कहते हैं? एक पक्षीय अनुबंध जिसमें एक या दोनों पक्षों को अभी भी अपने दायित्वों का पालन करना है उसे एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। विकल्प ए, सी और डी गलत है। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी ने अपना काम कर लिया, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, और दूसरी पार्टी को ही, सिर्फ दूसरी एक ही पार्टी को अब कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने की, काम करने की उसकी जिम्मेदारी बाकी रह गई है। मतलब अब एक ही पार्टी को करना है, कुछ करना है। इसलिए यह एक एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट नहीं, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट तो जो कंप्लीट हो गया वो है। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, क्योंकि एक वैलिड एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकता। अतः विकल्प बी सही है। किन परिस्थितियों में एक समझौता वॉइड और इल्लीगल हो जाता है? जब कोई समझौता कानून द्वारा निषिद्ध होता है तो वह वॉइड और इल्लीगल हो जाता है। विकल्प बी, सी और डी गलत है।
एक एग्रीमेंट अगर फॉरबिडन बाय लॉ है, कानूनी रूप से मान्य नहीं है, तो वो वॉइड है। एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एक पार्टी के इच्छा अनुसार वो इलीगल नहीं हो सकता है या वॉइड नहीं हो सकता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं है तो वो वॉइड नहीं होगा, अनएनफोर्सेबल हो सकता है। और बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड या इलीगल नहीं हो सकता है। अतः विकल्प ए सही उत्तर है।